तो देखिएगा बॉन्ड की अगर बात करें जनरली, तो बॉन्ड जो है वो आपके पास कौन कौन से होते हैं, अपन केमिकल बॉन्ड कह सकते हैं इसको। केमिकल बॉन्ड की बात करें तो केमिकल बॉन्ड में कौन कौन से टाइप आते हैं। एक तो अपने पास आता है आयनिक बॉन्ड, एक अपने पास आता है कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। और एक जनरली अगर एक और टाइप देखें तो वो आपके पास आ जाता है कोऑर्डिनेट। और टाइप के भी बॉन्ड है बट ज्यादा डिस्कशन से मतलब नहीं है, यानी कि 11th में अगर साइंस है तो अपन देखेंगे उसको, है ना। आयनिक बॉन्ड की बात करें तो ये अपने चैप्टर नंबर 3 में है। किसके बीच में इस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच। यानी कि द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। इस बॉन्ड का रीजन क्या रहता है मैम, इसमें क्या रहता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन में आपको पता है किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है ना। तो अगर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है तो उसको अपन क्या, कौन सा बॉन्ड कहेंगे, आयोनिक बॉन्ड कहेंगे। और आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन किसके बीच में होता है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच। सेकंड है कोवेलेंट बॉन्ड, इसको चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। किसके बीच में इस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल। यानी कि नॉन मेटल्स के बीच में जो भी बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को अपन क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू नॉन मेटल्स इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। यहां पे क्या रहता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको चैप्टर 4 में डिस्कस करेंगे कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की बात करें कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और दूसरा जना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इसको अपन क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहते हैं। दो स्पीसीज के बीच में, किसके बीच में, एक तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज के बीच में। यानी कि एक के पास इलेक्ट्रॉन कम हो और एक के पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो, तो वो कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अपना जो 10th का सिलेबस है उस 10th के सिलेबस में अपन देखते हैं आयोनिक बॉन्ड के बारे में और कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। तो आयोनिक बॉन्ड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर 3 में डिस्कस करेंगे अभी। कोवेलेंट बॉन्ड नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है, इसको चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले एक बात देखते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती क्यों है, क्यों एलिमेंट्स जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। देखिएगा बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक का मीन्स क्या हो गया कि अगर दो एलिमेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे तो एनर्जी हमेशा बाहर निकलेगी, हीट इवॉल्व होगी। तो अगर किसी भी एलिमेंट में से जो एलिमेंट है वो कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं और हीट बाहर निकल रही है, तो जितनी ज्यादा हीट रिलीज होती है कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है। यानी कि एक तो रीजन हो गया कि स्टेबिलिटी के लिए बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। सेकंड रीजन क्या हो गया, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। क्या एलिमेंट से आपको पता है, हर एक टाइप के एलिमेंट से, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। तो किसी भी एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए किसका फॉर्मेशन करते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो आइए अपन डिस्कस करेंगे अभी आयोनिक बॉन्ड के बारे में और इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। देखिए फर्स्ट आपके पास बॉन्ड कौन सा आता है, आयोनिक बॉन्ड, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। और इस चैप्टर में जो इसी बॉन्ड को अपन डिस्कस करेंगे, आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन अभी मैंने बताया किसके बीच में होता है, मेटल्स प्लस नॉन मेटल्स के बीच। मेटल्स को आप क्या कहते हो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। और नॉन मेटल्स को आप क्या कहते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट।
The bond formed between electropositive element and electronegative element is known as ionic bond. The bond formed between metal and non-metal is known as ionic bond. किसके कारण से इस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है? बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सर होता कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन? अब आपको एक बात पता है कि मेटल्स है, मेटल्स को भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, नॉन मेटल्स को भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। तो मेटल्स जो है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करती है? इलेक्ट्रॉन लूज करती है। इलेक्ट्रॉन लूज करती है, इसके कारण से मेटल्स के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव। और मेटल्स को आप क्या कहते हो? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। नॉन मेटल जो है वो क्या करती है? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट करती है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है तो उसके कारण से नॉन मेटल्स पे कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव। और इसको आप क्या कह देते हो? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता कैसे? कि मैं अगर बात करूं कि जैसे मेरे पास है सोडियम Na, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 281। The configuration of sodium is 281 because the atomic number of sodium is 11। 11 है तो इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं शेल में, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड में आपके पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसके ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दो कंडीशन है, या तो Na जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे या Na 1 इलेक्ट्रॉन लूज करे। तो सोडियम है, मेटल की टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करे, तो यहाँ पे सोडियम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। लूज करेगा तो क्या आ जाएगा आपके पास? Na प्लस, और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन अब क्या हो गया? 2 8, और प्लस एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। तो ये किसका फॉर्मेशन हो गया? ये फॉर्मेशन हो गया कैटायन का। सेकंड आप देखते हैं Cl का कॉन्फ़िगरेशन 287। आप अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन दोगे, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो 7 इलेक्ट्रॉन लूज करे या 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। गेन करने के बाद किसका फॉर्मेशन करेगा? Cl माइनस, और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 288, और इसको आप क्या कहते हो? Na। यानी कि आयोनिक बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है वो कैटायन और एनायन के बीच में होता है। कैटायन का फॉर्मेशन कौन करती है? मेटल्स। और एनायन का फॉर्मेशन कौन करती है? नॉन मेटल्स। तो इसके कारण से कहते हैं द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड। अब यहाँ पे आपके पास एक तो आ गया Na प्लस, एक आपके पास आ गया Cl माइनस, है ना? तो एक तो आपके पास पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज और एक आपके पास नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अपोजिट चार्ज है, एक दूसरे को हमेशा क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द कैटायन एंड एनायन, आयोनिक बॉन्ड विल बी फॉर्म। ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन, आयोनिक बॉन्ड विल बी फॉर्म। इस आयोनिक बॉन्ड को आप एक और नाम दे सकते हो, वो है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड इज नोन एज, ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, है ना? आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं इसको, और इसको आप क्या कहते हो? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। अब आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन अगर आपको जैसे रिप्रेजेंटेशन करना हो तो कैसे करें? तो मैंने कहा कंप्लीट ट्रांसफर होता है। जैसे ये आपके पास Na की वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? कि सर 1 इलेक्ट्रॉन था। फिर आपके पास क्या था? Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? सर 7 इलेक्ट्रॉन। ये 7 इलेक्ट्रॉन। Na के वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, Cl के वैलेंस सेल में 1 2 3 4 5 6 7। तो Na कंप्लीटली ट्रांसफर कर देता है अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे Cl के पास। तो आपके पास क्या आएगा? Na प्लस, और फिर एक और क्या आ जाएगा? Cl, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। ये इसके रिप्रेजेंट करने का तरीका है। Cl पे कौन सा चार्ज आ गया आपके पास? माइनस चार्ज आ गया। अब देखिएगा, ये मेटल्स हैं, मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं। तो मेटल्स तो सारी की सारी सॉलिड स्टेट में है। इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं गैसेस स्टेट में। तो सबसे पहले अगर आपके पास कोई मेटल सॉलिड स्टेट में है, यानी कि वो Na में है, NaS, यानी कि सॉलिड स्टेट में, तो पहले उसको सब्लिमेशन एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे वो कौन सी स्टेट में कन्वर्ट हो जाए? गैसेस स्टेट।
और गैसेस स्टेट से फिर वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है। नॉन मेटल्स जो हैं वो आपके पास गैसेस स्टेट में ही रहती है, वो Cl2 की फॉर्म में रहती है। मैंने कहा था डायटोमिक। तो पहले बॉन्ड को डिसोशिएट करने के लिए आप थोड़ी एनर्जी प्रोवाइड करवाते हो, जिससे एक इसमें कन्वर्ट होता है Cl में, फिर आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो क्या बन जाता है, Cl माइनस यानी कि Na। Na सॉलिड स्टेट में है, आप सब्लिमेशन एनर्जी प्रोवाइड करवाते हो, सब्लिमेशन एनर्जी प्रोवाइड करवाते हो तो किसका फॉर्मेशन होगा, Na गैसेस स्टेट का। अब जो Na गैसेस स्टेट है उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो वो किसका फॉर्मेशन करेगा, कैटायन का। ये आपके दिमाग में आ जाए कि सर आपने बताया था कि जितने भी आपके पास नॉन मेटल्स हैं जो गैसेस स्टेट में प्रेजेंट होती है, लाइक ऑक्सीजन, लाइक क्लोरीन, लाइक फ्लोरीन, तो ये डायटोमिक फॉर्म में होती है। आपने यहाँ पे मोनो एटॉमिक फॉर्म में क्यों लिखा है, तो मैंने मोनो एटॉमिक फॉर्म में नहीं लिखा, एक्चुअल में होती डायटोमिक फॉर्म में ही है। आप उसको एनर्जी दोगे तो Cl और Cl के बीच का जो बॉन्ड है वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो बॉन्ड ब्रेक होके क्या बनाएगा, Cl का फॉर्मेशन करेगा। ये Cl जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किसका फॉर्मेशन करेगा, एनायन का। तो इससे एक तो आपके पास किसका फॉर्मेशन होता है, कैटायन, एक किसका फॉर्मेशन हो गया, एनायन। तो कैटायन और एनायन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसी को आप क्या कहते हो, आयोनिक बॉन्ड कहते हो, या फिर आप इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कह देते हो। इसको रिप्रेजेंट करने का वे क्या है कि Na के वैलेंस सेल में आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन, Cl के वैलेंस सेल में आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन। अब आयोनिक बॉन्ड इज अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयोनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो उसके कारण से Na पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और Cl पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और ये किसका फॉर्मेशन कर देंगे, NaCl का फॉर्मेशन कर देंगे। एक एग्जांपल और देख लेते हैं अपन। तो आपके पास जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करना है, जैसे मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम कॉन्फ़िगरेशन 282, ये क्या करेगा, Mg+2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल, है ना, क्योंकि इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने पड़ेंगे। तो अब इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है Mg+2 का कितना हो जाएगा, Mg+2 का हो जाएगा 28। फिर बात करें Cl की, 287, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और किसका फॉर्मेशन करेगा, Cl माइनस का, जिसका कॉन्फ़िगरेशन अब क्या हो जाएगा, 288। एक और Cl माइनस, सॉरी Cl 287 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और किसका फॉर्मेशन करेगा, Cl का, Cl माइनस का 288। तो ये कैटायन का फॉर्मेशन हो गया, ये एनायन का फॉर्मेशन हो गया। अब इसको लिखेंगे कैसे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि Mg है, इसके वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 Cl, Cl के वैलेंस सेल में कितने हो गए आपके पास, 7 इलेक्ट्रॉन्स। ये दोनों इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा दोनों क्लोरीन के पास, तो फिर क्या हो जाएगा आपके पास, Mg+2 Mg+2 2 Cl माइनस इक्वल्स टू, इसका फॉर्मेशन हो गया MgCl2। रिप्रेजेंट करने का क्या मेथड है वो देख लीजिएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल के इसके शो करोगे, Cl के भी वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन शो करोगे। यहाँ पे 2 क्लोराइड आयन, MgCl2 था ना, कहाँ गया, ये रहा MgCl2, ऊपर लिख देते हैं। 2 क्लोराइड आयन है तो आप यहाँ पे 2Cl करो, 2Cl करेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनाएगा, Mg+2 2Cl माइनस का फॉर्मेशन करेगा, जिससे MgCl2 का फॉर्मेशन होता है। तो आयनिक बॉन्ड में मेटल्स कैटायन का फॉर्मेशन करती है, नॉन मेटल्स एनायन का फॉर्मेशन करती है, और कैटायन और एनायन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। द अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट इन बिटवीन द कैटायन एंड एनायन इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण से जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उस बॉन्ड को आप कौन सा बॉन्ड कहते हो, आयनिक बॉन्ड कहते हो। ओके, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ
आयोनिक कंपाउंड। फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है इसकी फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट की बात करें तो आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ऑल द आयोनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड? क्रिस्टलाइन सॉलिड का मीनिंग ये हो गया कि जो इसमें कैटायन और एनायन है वो एक रेगुलर 3D ज्योमेट्रिक पैटर्न में अरेंज होते हैं। Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस। तो इस जितने भी आपके पास आयोनिक कंपाउंड्स हैं वो सारे के सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड? कि जितने भी आपके पास आयंस है यानी कि जो भी आयोनिक कंपाउंड हैं उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस है ना, जैसे NaCl में Na प्लस Cl माइनस है, MgCl2 में आपके पास Mg प्लस 2 Cl माइनस है। तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट आयन हैं एक रेगुलर 3D ज्योमेट्रिक पैटर्न में अरेंज रहते हैं, यानी कि इनकी जो स्ट्रक्चर है वो आपके पास हमेशा क्या रहती है, फिक्स रहती है। जितने भी आपके पास आयोनिक कंपाउंड्स है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। सेकंड बात करें इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जितने भी आपके पास आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, हाई MP एंड B। बिकॉज जितने भी आपके पास आयोनिक कंपाउंड्स हैं उन आयोनिक कंपाउंड में मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स इज वेरी हाई। थर्ड प्रॉपर्टी आती है अपने पास फिजिकल स्टेट हो गया, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हो गया, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी मीन्स क्या हो गया कि आयोनिक कंपाउंड कौन से सॉल्यूशन में या कौन से सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। तो सॉल्वेंट जनरली दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं पोलार, एक होते हैं नॉन पोलार। सर ये क्या हो गया पोलार नॉन पोलार? पोलार तो वो हो गया जैसे आपके पास वाटर जिसमें आपके पास क्या क्या प्रेजेंट हो, जैसे H2O को कैसे लिखते हैं HOH। H के ऊपर कौन सा चार्ज रहता है पॉजिटिव, OH के ऊपर कौन सा चार्ज रहता है नेगेटिव, तो इसको तो कहते हैं पोलार सॉल्यूशन। नॉन पोलार सॉल्यूशन वो होते हैं जिसपे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट नहीं होते। तो जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स है वो पोलार सॉल्यूशन में या पोलर भी कहते हैं कभी कभी, पोलर सॉल्यूशन या पोलार सॉल्यूशन में क्या रहते हैं, सॉल्युबल होते हैं। कि अगर आप H2O के अंदर NaCl को डिसॉल्व करोगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम होगी, बिकॉज H2O में भी H प्लस और OH माइनस है और NaCl में भी Na प्लस और Cl माइनस है। अगर आप H2O को बेंजीन के अंदर H2O को मान लीजिए कि अगर आप क्लोरोफॉर्म के अंदर डिसॉल्व करते हो तो वो डिसॉल्व नहीं होते बिकॉज वो नॉन पोलार सॉल्वेंट होते हैं। जितने भी आपके पास पोलार सॉल्वेंट है उसमें जो आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी है वो मैक्सिमम रहती है। पोलार सॉल्वेंट क्या होते हैं जिसपे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों प्रेजेंट हो, है ना, उसको अपन क्या कहते हैं, पोलार सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है। फोर्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टी आती है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मीन्स मैंने आपको कहा था कि जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो हमेशा क्या करेंगे, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। तो अगर आयोनिक कंपाउंड की बात करें तो आयोनिक फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ होंगे नहीं, यहाँ क्या होंगे देखिए, आयोनिक कंपाउंड जो है वो सॉलिड स्टेट में तो इंसुलेटर होते हैं। सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं आपके पास, इंसुलेटर होते हैं। और अगर बात करें आप क्या कह सकते हैं कि सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर होते हैं, एक ही बात है। और अगर आप बात करें एक्वस स्टेट में या मोल्टन स्टेट में, तो इन एक्वस स्टेट और मोल्टन स्टेट आयोनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज इन एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट आयोनिक कंपाउंड्स फॉर्म आयंस। जैसे NaCl को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद ये किसका फॉर्मेशन करेगा, ये करेगा Na प्लस और Cl माइनस का। तो एक्वस सॉल्यूशन में देखते हो तो आयोनिक कंपाउंड्स अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं। तो यहाँ पे
इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज कैरियर नहीं है, यहाँ पे कौन है, आयंस चार्ज कैरियर है। मैंने कहा था कि अगर इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर हो तो उस कंडक्टर को आप क्या कहते हो, मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर कहते हैं, अगर चार्ज कैरियर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हो। और अगर चार्ज कैरियर आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स हो, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं वो चैप्टर सेकंड में बताया था कि इलेक्ट्रोलाइट्स वो स्पीसीज होती हैं, वो कंपाउंड्स होते हैं जो अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसमें चार्ज कैरियर आयंस होते हैं, यानी कि आयंस के कारण इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। तो जितने भी आपके पास आयोनिक कंपाउंड है वो सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर होते हैं, यानी कि हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, बट इन मोल्टन स्टेट एंड इन एक्वस सॉल्यूशन दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे फॉर्म आयंस। जैसे ही NaCl को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो किसका फॉर्मेशन करेगा, Na प्लस और Cl माइनस का। तो इसको अपन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कहते हैं, is known as electrolytic conductor और ionic conductor because जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन है वो यहाँ पे कौन करता है, आयंस करता है। तो प्रॉपर्टीज है आयनिक कंपाउंड की 4 टाइप की। फिजिकल स्टेट, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मीनिंग क्या हो गया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सॉलिड होते हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस जो हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं उनका एक रेगुलर 3D ज्योमेट्रिक पैटर्न होता है, यानी कि जो अरेंजमेंट है वो आपके पास 3D पैटर्न में, जैसे मैंने भी आपको बताया था उस एक डाउट में कि कैसे NaCl की स्ट्रक्चर होती है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो आपके पास आयोनिक कंपाउंड्स जितने भी हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो जितने भी आयनिक कंपाउंड्स है वो पोलार सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं और नॉन पोलार में क्या होते हैं, सॉल्युबल नहीं होते हैं। इस नॉन पोलार में उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। लाइक NaCl की बात करें तो NaCl इसमें डिसॉल्व होगा H2O में। क्यों होगा, क्योंकि H2O में भी आपके पास प्लस और माइनस दोनों चार्ज प्रेजेंट है। तो जिसपे प्लस और माइनस जिस सॉल्वेंट में हो उसको पोलार सॉल्वेंट कहते हैं। और जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं पोलार सॉल्वेंट में उनकी सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम होती है। और क्लोरोफॉर्म की बात करें, अगर आप क्लोरोफॉर्म की स्ट्रक्चर फॉर्मूला बताओ, CHCl3, इसको क्लोरोफॉर्म कहते हैं। क्लोरोफॉर्म एक नॉन पोलार सॉल्वेंट है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। तो इसमें जो है NaCl सॉल्युबल नहीं होगा। NaCl किसमें सॉल्युबल होगा, आपके पास H2O में। कंडक्टिविटी की बात करें तो सॉलिड स्टेट में जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं वो बेड कंडक्टर होते हैं, बिकॉज सॉलिड स्टेट में इनके पास आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता। आयंस का फॉर्मेशन नहीं होगा तो चार्ज कैरियर का रोल कौन प्ले करेगा, है ना। तो अगर आपके पास यही एक्वस सॉल्यूशन में है या मोल्टन स्टेट में है, तो एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टन स्टेट में होंगे तो ये किसका फॉर्मेशन करेंगे, कैटायन और एनायन का। और ये जो कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन हो रहा है तो ये क्या कर रहे हैं, कैटायन और एनायन चार्ज कैरियर के जैसे एक्ट करते हैं। अब यहाँ पे कंडक्टिविटी किसके कारण से है, सर यहाँ पे आयंस के कारण से है। तो इसको अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो कंडक्टर जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक मेटेलिक होते हैं और एक इलेक्ट्रोलाइटिक होते हैं। मेटेलिक कंडक्टर में जो चार्ज कैरियर है वो इलेक्ट्रॉन्स होता है, जैसे मेटल्स में होता था कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इन मेटल्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, है ना। ग्रेफाइट भी आपके पास है एक एक्सेप्शन, क्योंकि ग्रेफाइट में भी इलेक्ट्रॉन के कारण से कंडक्टिविटी होती है। तो उनको कहते हैं मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, सॉरी मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। और ये होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के। सर इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, वो चैप्टर सेकंड में देखा था कि वो स्पीसीज या वो कंपाउंड जो अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं जब उनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो उसको अपन इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो है उनमें आयंस का फॉर्मेशन होता है और इस आयन के फॉर्मेशन के कारण ही वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं। तो इनको अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कहते हैं। ओके, तो अपना ये चैप्टर जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जितना पार्ट इस साल अपने सिलेबस में है वो कंप्लीट हो चुका है। ओके, बाकी अपन नेक्स्ट मिलते हैं कल। थैंक यू।